हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम जहान एकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बाल विकास सीडीपी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंदर है एरिक्सन कोहलर बंडूरा के सिद्धांत, जो पेपर में पूछे जाते हैं। यह क्लास 10 है। इसके पहले और 9 क्लास हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को लिया गया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इस चैनल में सी टेट, यूपी टेट, जे टेट, हर अदर टेट के एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पेडागोजी पूछे जाते हैं। इस चैनल में प्रतिदिन 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर होता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो ज़रूर हमारे क्लास को देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना ही अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग जब जितना हो सके मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिएगा। तो देखते हैं आज के सेशन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, एरिक्सन ने मनुष्य को कितने भागों में बांटा है? एरिक्सन जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने मनुष्य को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है या 8 भागों में बांटा है? बताइए, एरिक्सन ने मनुष्य को कितने भागों में बांटा है? तो उन्होंने 8 भागों में बांटा है। एरिक्सन ने मनुष्य को 8 भागों में बांटा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 का डी हो जाएगा सही जवाब। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, एरिक्सन के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास, यहाँ अविश्वास होगा, विश्वास बनाम अविश्वास किस अवस्था में आता है? बताइए, एरिक्सन के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास किस अवस्था में आता है? क्वेश्चन ए पूर्व बाल्यकाल, ऑप्शन बी मध्य बाल्यकाल, ऑप्शन सी शैशवावस्था या ऑप्शन डी उत्तर बाल्यकाल। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? एरिक्सन के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास किस अवस्था में आता है? एरिक्सन के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास किस अवस्था में आता है? तो शैशवावस्था में आता है। विश्वास बनाम अविश्वास की भावना शैशवावस्था में आता है। और पूर्व बाल्यकाल में कौन सा भावना का विकास होता है? पूर्व बाल्यकाल में स्वायत्तता बनाम शर्म की भावना विकसित होता है। स्वायत्तता बनाम शर्म की भावना विकसित होता है पूर्व बाल्यकाल में। और मध्य बाल्यकाल में कौन सा भावना विकसित होता है? तो मध्य बाल्यकाल में पहल बनाम दोष की भावना विकसित होता है। और शैशवावस्था में होता है विश्वास बनाम अविश्वास। और उत्तर बाल्यकाल में कौन सा भावना विकसित होता है? उत्तर बाल्यकाल में परिश्रम बनाम हीनता की भावना विकसित होता है उत्तर बाल्यकाल में। पूर्व बाल्यकाल में कौन सा भावना विकसित होता है? पूर्व बाल्यकाल में होता है स्वायत्तता बनाम शर्म की भावना विकसित होता है पूर्व बाल्यकाल में। और मध्य बाल्यकाल में विकसित होता है पहल बनाम दोष मध्य बाल्यकाल में विकसित होता है। और उत्तर बाल्यकाल में परिश्रम बनाम हीनता की भावना विकसित होता है, ठीक है। इन सब को आप लोग याद कीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, एरिक्सन के अनुसार अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता किस अवस्था में होता है? एरिक्सन के अनुसार अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या पूर्व वयस्कावस्था में होता है? तो देखिए, पहचान को हमेशा आप लोग किशोरावस्था से कनेक्ट करके रखिएगा, क्योंकि किशोरावस्था में पहचान बनाने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा होता है। तो पहचान देखते ही आप लोग किशोरावस्था को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, एरिक्सन के अनुसार जननात्मकता बनाम स्थिरता किस अवस्था में आता है? एरिक्सन के अनुसार जननात्मकता बनाम स्थिरता किस अवस्था में आता है? तो प्रौढ़ावस्था में आता है, पूर्ववयस्कता में आता है, मध्य वयस्कता में आता है या किशोरावस्था में? बताइए, जननात्मकता बनाम स्थिरता किस अवस्था में आता है? देखिए, प्रौढ़ावस्था में आता है संपूर्णता बनाम निराशा आता है प्रौढ़ावस्था में। पूर्व वयस्कता में आता है
आत्मीयता बनाम अलगाव, आत्मीयता बनाम अलगाव आता है पूर्व वयस्कता में, और किशोरावस्था में आता है पहचान बनाम भ्रांति, पहचान बनाम भ्रांति आता है किशोरावस्था में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। मध्य वयस्कता में आता है जननात्मकता बनाम स्थिरता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो जाएगा सही जवाब। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। एरिक्सन के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के साथ काम करने की क्षमता और योग्यता की भावना विकसित करता है? एरिक्सन के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के साथ काम करने की क्षमता और योग्यता की भावना विकसित करता है? बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए ठीक होगा, ऑप्शन बी ठीक होगा, ऑप्शन सी ठीक होगा, या ऑप्शन डी? किस ऑप्शन के साथ आप लोग जा रहे हैं? विश्वास बनाम अविश्वास, परिश्रम बनाम हीनता, स्वायत्तता बनाम शर्म, या पहचान बनाम भ्रांति? कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है आप लोगों को? कमेंट करके बताइए। तो देखिए, यहाँ बी हो जाएगा सही जवाब, परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता आता है इस चरण में। बच्चे परिश्रम करना चाहता है, अगर उसे किसी वजह से नहीं कर पाता है परिश्रम, तो उसे हीनता की भावना आता है। परिश्रम नहीं कर पाएगा बच्चा तो हीनता में वह चला जाएगा, किसी काम को करने में आलस्यता आ जाएगा। ठीक है, तो इनसे इस तरह से आप लोग कनेक्ट करके पढ़िएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, यह विश्वास बनाम अविश्वास किस अवस्था में आता है? शैशवावस्था में आता है विश्वास बनाम अविश्वास। और स्वायत्तता बनाम शर्म किस अवस्था में आता है? स्वायत्तता बनाम शर्म आता है पूर्व बाल्यकाल में। पूर्व बाल्यकाल में आता है स्वायत्तता बनाम शर्म। और पहचान बनाम भ्रांति, ये तो आप लोगों को पता है, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में आता है पहचान बनाम भ्रांति। ठीक है, समझ गए ना? तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के निम्नलिखित में से व्यक्ति के अंतिम चरण क्या है? व्यक्ति का अंतिम चरण जो है वो आप लोगों को बताना है। किसके अंतिम चरण? एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अंतिम चरण क्या है? पहचान बनाम भ्रांति है, आत्मीयता बनाम अलगाव है, संपूर्णता बनाम निराशा है, या जननात्मकता बनाम स्थिरता है? कौन सा है मनोसामाजिक सिद्धांत का अंतिम चरण? तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, संपूर्णता बनाम निराशा आता है मनोसामाजिक सिद्धांत के अंतिम चरण में। और पहचान बनाम भ्रांति आता है किशोरावस्था में, यानी 5 चरण में। और आत्मीयता बनाम अलगाव आता है 6 चरण में, और ये 8 चरण में। और जननात्मकता बनाम स्थिरता आता है 7 चरण में, चरण 7 में। इन सब को आप लोग याद कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप सीटेट दे रहे हैं, सीटेट, यूपी टेट, सीटेट, यूपी टेट, जेटेट, अदर स्टेट टेट, जहाँ पेडागोजी पूछे जाते हैं, उन सब के लिए यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छी तरह से इसे अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, एरिक्सन के अनुसार किस चरण में आत्मीयता बनाम अलगाव के माध्यम से उद्देश्य की भावना विकसित करने का सामना करता है? एरिक्सन के अनुसार किस चरण में आत्मीयता बनाम अलगाव किस चरण में आता है? ये आप लोगों को बताना है। आत्मीयता बनाम अलगाव आता है पूर्व वयस्कता में, मध्य वयस्कता में, किशोरावस्था में, या उत्तर बाल्यावस्था में? किस अवस्था में आत्मीयता बनाम अलगाव आता है? बताइए, किस ऑप्शन के साथ आप लोग जा रहे हैं? कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लग रहा है? बताइए, कमेंट करके बताइए। तो यहाँ आत्मीयता बनाम अलगाव, ये मैं बहुत बार चर्चा कर चुकी हूँ इस टॉपिक में, ये आप लोगों को अभी तक पता होना चाहिए। ठीक है, आत्मीयता बनाम अलगाव आता है पूर्व वयस्कता में। पूर्व वयस्कता में आता है आत्मीयता बनाम अलगाव। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। एरिक्सन ने विकास की डैश की श्रृंखला के रूप में वर्णन किया। एरिक्सन ने विकास की डैश की श्रृंखला के रूप में वर्णन किया। मनोलैंगिक की श्रृंखला के रूप में वर्णन किया, या मनोसामाजिक की श्रृंखला के रूप में वर्णन किया, या मनोविश्लेषण की श्रृंखला के रूप में वर्णन किया, या मनोनैतिक सिद्धांत के मनोनैतिक की श्रृंखला के रूप में वर्णन किया?
बताइए। एरिक्सन किस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? मनोसामाजिक सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। हमेशा एरिक्सन को मनोसामाजिक सिद्धांत के साथ जोड़कर रखिएगा, तभी आप लोग अपना ऑप्शन चूज कर पाओगे अच्छी तरह से। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, एरिक्सन के अनुसार चरण 5 में क्या है? चरण 5 में क्या है एरिक्सन के अनुसार? परिश्रम बनाम हीनता है, पहचान बनाम भ्रांति है, आत्मीयता बनाम अलगाव है, या संपूर्णता बनाम इशारा है? चरण 5 में क्या है आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए कि एरिक्सन के अनुसार चरण 5 में क्या है। देखिए यहाँ संपूर्णता बनाम इशारा नहीं होगा, क्योंकि ये चरण 8 में आता है। चरण 8 में आता है संपूर्णता बनाम इशारा, और आत्मीयता बनाम अलगाव आता है चरण 6 में, जो पूर्व वयस्क अवस्था में आता है। पूर्व वयस्क अवस्था में आता है आत्मीयता बनाम हीनता। पहचान बनाम भ्रांति आता है, पहचान बनाम भ्रांति आता है चरण 5 में। चरण 5 में आता है पहचान बनाम भ्रांति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, परिश्रम बनाम हीनता आता है। ये चरण 5 में आता है, और ये चरण 4 में आता है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पहचान बनाम भ्रांति आता है चरण 5 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। और परिश्रम बनाम हीनता किस अवस्था में आता है? उत्तर बाल्यावस्था में आता है परिश्रम बनाम हीनता, और चरण 4 के अंतर्गत यह आता है। चरण 4 के अंतर्गत आता है परिश्रम बनाम हीनता, पहचान बनाम भ्रांति आता है चरण 5 में, और आत्मीयता बनाम अलगाव आता है चरण 6 में, और संपूर्णता बनाम इशारा आता है चरण 8 में। ये सबसे लास्ट वाला है। इन सब चरण को आप लोग याद कीजिएगा। इस तरह से चरण 4 को भी पूछ सकता है, चरण 3 को भी पूछ सकता है, चरण 2 को भी पूछ सकता है, किसी भी चरण को आप लोगों को पूछ सकता है। इसीलिए सभी चरण को आप लोग अच्छे तरह से याद कीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 10, किस अवस्था में माँ बाप बच्चों को डांटने पर उसमें दोष भाव उत्पन्न हो जाता है? किस अवस्था में माँ बाप बच्चे को डांटने पर उसमें दोष भाव उत्पन्न हो जाता है? दोष भाव उत्पन्न किस अवस्था में आता है अगर माँ बाप बच्चे को डांटता है? मध्य बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, या किशोर अवस्था में? किस अवस्था में माँ बाप बच्चों को डांटने पर उसमें दोष भाव उत्पन्न हो जाता है? बताइए। ऑप्शन ए ठीक होगा, ऑप्शन बी ठीक होगा, ऑप्शन सी ठीक होगा, या ऑप्शन डी? किस ऑप्शन के साथ आप लोग जा रहे हैं? तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मध्य बाल्यावस्था में आता है पहल बनाम दोष। पहल बनाम दोष आता है मध्य बाल्यावस्था में, पहल बनाम दोष। और उत्तर बाल्यावस्था में आता है क्या? उत्तर बाल्यावस्था में आता है परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता आता है उत्तर बाल्यावस्था में। और पूर्व बाल्यावस्था में क्या आता है? पूर्व बाल्यावस्था में आता है स्वायत्ता बनाम शर्म। स्वायत्ता बनाम शर्म आता है पूर्व बाल्यावस्था में। और किशोरावस्था में आता है पहचान बनाम भ्रांति। पहचान बनाम भ्रांति आता है किशोरावस्था में। इन सब को आप लोग रट लीजिएगा, रट लीजिए। इन सब को आपके क्वेश्चन में आ सकता है, सी टेट, यूपी टेट, जे टेट, कुछ भी हो। इन सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं। अभी से शुरू होता है कोहलार का सिद्धांत। 10 हो गया एरिक्सन का सिद्धांत, और 10 होगा अभी कोहलार का सिद्धांत। कोहलार के सिद्धांत से 10 क्वेश्चन, एरिक्सन के सिद्धांत से 10 क्वेश्चन, और बंदूरा के सिद्धांत से 10 क्वेश्चन यहाँ लिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन 11 में क्या दिया हुआ है। कोहलार का सिद्धांत का नाम क्या है? कोहलार ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम क्या है, ये आप लोगों को बताना है। बताइए। सूझ का सिद्धांत है, मनोसामाजिक का सिद्धांत है, मनोविश्लेषण का सिद्धांत है, या अभिप्रेरणा का सिद्धांत है? कौन सा सिद्धांत कोहलार का सिद्धांत है? मनोसामाजिक का सिद्धांत अभी अभी पढ़े, ये एरिक्सन ने दिया है। एरिक्सन ने दिया है मनोसामाजिक का सिद्धांत। और मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है फ्रायड ने। फ्रायड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है, और मैस्लो ने दिया है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। मैस्लो ने दिया है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो यहाँ सूझ का सिद्धांत हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। कोहलार ने सूझ का सिद्धांत दिया है। ठीक है, ये आप लोग रट लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, सूझ का सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सा अन्य नाम नहीं है? जो नहीं होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नहीं तो जो होगा वही उसी को आप लोग टिक कर दीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए फिर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ समग्रवाद का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इन चारों में से कौन सा नहीं है सूझ का सिद्धांत यानी कोहलार का सिद्धांत? तो यहाँ पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत नहीं होगा, क्योंकि ये पावलोव का सिद्धांत है। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का अन्य नाम है, और ये तीनों है सूझ का सिद्धांत के अन्य नाम। इन तीनों को भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन को उठा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत सूझ का सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, सूझ का सिद्धांत किस पर आधारित है? सूझ का सिद्धांत किस पर आधारित है ये आप लोगों को बताना है। तो बताइए, ऑप्शन ए कैसे सीखा जाए, इस पर आधारित है, या ऑप्शन बी जीवन की समस्याओं से कैसे निकाला जाए ये होगा, या कैसे अनुकरण किया जाए ये होगा, या ऑप्शन डी कैसे क्रिया किया जाए ये होगा। तो देखिए, कैसे सीखा जाए ये भी नहीं होगा, कैसे अनुकरण किया जाए ये भी नहीं होगा, कैसे क्रिया किया जाए ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। जीवन की समस्याओं से कैसे निकाला जाए, इसी पर आधारित है सूझ का सिद्धांत। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, कोहलार ने किस जानवर पर प्रयोग किया? कोहलार ने किस जानवर पर प्रयोग किया ये आप लोगों को बताना है। चिंपैंजी पर प्रयोग किया, कुत्ता पर प्रयोग किया, बिल्ली पर प्रयोग किया, या चूहा पर प्रयोग किया? किस जानवर पर कोहलार ने प्रयोग किया ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, कुत्ता पर प्रयोग किसने किया? पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग किया है। और बिल्ली पर किसने प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। और चूहा पर प्रयोग किया किसने किया? स्किनर ने। स्किनर ने चूहा और कबूतर दोनों पर प्रयोग किया है। तो चिंपैंजी पर प्रयोग किया है कोहलर ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, गेस्टाल्ट डैश शब्द है, इसका अर्थ डैश है। गेस्टाल्ट डैश शब्द है, इसका अर्थ डैश है, बताइए। ग्रीक शब्द है, समानता अर्थ है, जर्मन शब्द है, पूर्ण अर्थ है, या फारसी शब्द है, संपूर्ण अर्थ है, लैटिन शब्द है, समग्र अर्थ है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। गेस्टाल्ट किस शब्द से लिया गया है? देखिए, ये समानता, पूर्ण, संपूर्ण, समग्र सभी एक ही है। तो अब बताना है कौन सा शब्द से लिया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। गलती से हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अच्छे से लिख दे रही हूँ। जर्मन शब्द है और पूर्ण अर्थ है। जर्मन शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ है पूर्ण। और ये सब भी है, समानता भी है इसका अर्थ, संपूर्ण भी है इसका अर्थ, समग्र भी है इसका अर्थ। तो जर्मन शब्द से लिया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें अधिगम की प्रक्रिया होती है। अधिगम की प्रक्रिया होती है, अचानक से होती है, धीरे धीरे से होती है, तेजी से होती है, या रुक रुक कर? बताइए। इसमें अधिगम की प्रक्रिया होती है अचानक से। अचानक से होती है अधिगम की प्रक्रिया सूझ के सिद्धांत में, ठीक है। अचानक से अपने माइंड में याद हो जाएगा कुछ चीज़, तो उससे अधिगम होता है। अचानक से अपने माइंड में कुछ चीज़ आइडिया आता है, तो इस प्रकार से अधिगम होता है इस सिद्धांत के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17, इस सिद्धांत में, इस अधिगम में किन विषयों के शिक्षण के लिए बहुत लाभदायक है? इस अधिगम में किन विषयों के शिक्षण के लिए बहुत लाभदायक है ये आप लोगों को बताना है। भाषा के शिक्षण के लिए लाभदायक है, गणित के शिक्षण के लिए लाभदायक है, इतिहास के शिक्षण के लिए लाभदायक है, या मनोविज्ञान के शिक्षण के लिए लाभदायक है? तो देखिए, सी और डी नहीं होगा। अब बताइए, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी? भाषा का शिक्षण इस सिद्धांत के अनुसार अच्छा होगा, या गणित का शिक्षण इस सिद्धांत के अनुसार अच्छा होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। गणित विषय के शिक्षण के लिए बहुत लाभदायक है सूझ का सिद्धांत। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया है? सीखने का जो सूक्ष्म सिद्धांत है, यानी सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत
किसने दिया? अभी अभी बताए हैं आप लोगों को, सभी को इसके बारे में याद पता होना चाहिए। कोहलर ने दिया है, पावलोव ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है या स्किनर ने? किसने सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत दिया है? तो कोहलर ने सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, सूझ का सिद्धांत डैश कार्य पर बल देता है? सूझ का जो सिद्धांत है वो डैश कार्य पर बल देता है? शारीरिक कार्य पर बल देता है, सामाजिक कार्य पर बल देता है, संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है या संवेगात्मक कार्य पर बल देता है? सूझ का सिद्धांत किस कार्य पर बल देता है? तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। संज्ञान पर बल देता है, संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है सूझ का सिद्धांत। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, कोहलर का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया? कोहलर ने जो सिद्धांत दिया था वो कब प्रतिपादित किया गया, ये आप लोगों को बताना है। 1922 में प्रतिपादित किया गया या 1921 में प्रतिपादित किया गया, 1911 में प्रतिपादित किया गया या 1912 में प्रतिपादित किया गया कोहलर का सिद्धांत? बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी? तो देखिए यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। 1912 में दिया है सूझ का सिद्धांत कोहलर ने, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने दिया, कोहलर ने दिया, मैस्लो ने दिया या बंडूरा ने? किसने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है बताइए? तो बंडूरा ने दिया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है बंडूरा ने। एरिक्सन ने दिया है मनोसामाजिक का सिद्धांत, कोहलर ने दिया है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, इसी को सूझ का सिद्धांत कहता है, और मैस्लो ने दिया है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है मैस्लो ने। इन सबको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं 22 में क्या दिया हुआ है। बंडूरा ने किस चीज़ पर प्रयोग किया? बंडूरा ने भी प्रयोग किया था, तो वो किस चीज़ पर प्रयोग किया था ये आप लोगों को बताना है। बोबो डॉल पर किया था, पिंजरे पर किया था, खरगोश पर किया था या हाथी पर? किस पर किया था बंडूरा ने प्रयोग? तो देखिए यहाँ खरगोश पर भी प्रयोग नहीं किया था, हाथी पर भी प्रयोग नहीं किया था, पिंजरे पर भी प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने बोबो डॉल पर प्रयोग किया था। बोबो डॉल पर बंडूरा ने प्रयोग किया था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, बंडूरा जो मनोवैज्ञानिक थे वो कहाँ के निवासी थे? बंडूरा कहाँ के निवासी थे ये आप लोगों को बताना है। कनाडा के निवासी थे, चीन के निवासी थे, रूस के निवासी थे या अमेरिका के निवासी थे? बंडूरा कहाँ के निवासी थे बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो बंडूरा कनाडा के निवासी थे, ठीक है, बंडूरा साहब कनाडा के निवासी थे। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, मॉडलिंग किस सिद्धांत के साथ संबंधित है? मॉडलिंग जो है वो किस सिद्धांत के साथ संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के साथ संबंधित है, अवलोकन सिद्धांत के साथ संबंधित है या परीक्षणात्मक सिद्धांत के साथ संबंधित है या इनमें से सभी के साथ मॉडलिंग सिद्धांत संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के साथ मॉडलिंग का संबंध है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? बंडूरा ने दिया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। अवलोकन का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी इम्पोर्टेंट है, बताइए अवलोकन का सिद्धांत किसने दिया? फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में। यहाँ देखिए अवलोकन का सिद्धांत भी बंडूरा ने दिया है, अवलोकन का सिद्धांत भी बंडूरा ने ही दी है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का ही अन्य नाम है अवलोकन का सिद्धांत। तो आप लोग इन दो ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है, दो ही ऑप्शन ये ठीक होगा, ए और बी दोनों ठीक होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस घटक पर बल देता है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस घटक पर बल देता है? मन पर, पोषण पर, गति पर, इनमें से सभी? मन पर बल देता है, पोषण पर बल देता है, गति पर बल देता है या इनमें से सभी पर बल देता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है फटाफट से बताइए। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पोषण पर बल देता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पोषण पर बल देता है। अगर वातावरण लिखा होगा तो वातावरण भी होगा, पोषण और वातावरण दोनों पर बल देता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के कितनी प्रक्रियाएं हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के कितनी प्रक्रिया है, ये आप लोगों को बताना है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के कितनी प्रक्रियाएं हैं? 2 प्रक्रियाएं हैं, 3 प्रक्रियाएं हैं, 4 प्रक्रियाएं हैं या 5 प्रक्रियाएं हैं? बताइए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के कितनी प्रक्रियाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4 प्रक्रियाएं हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के। वो क्या क्या है अगले प्रश्न में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया में हमें स्मृति की जरूरत अवश्य होती है? स्मृति की जरूरत अवश्य होती है किस प्रक्रिया में? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के ध्यानात्मक प्रक्रिया में, धारणात्मक प्रक्रिया में, अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया में या उत्पादन प्रक्रिया में? बताइए, सामाजिक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया में हमें स्मृति की अवश्य जरूरत होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? धारणात्मक प्रक्रिया में स्मृति की जरूरत होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? निम्नलिखित में से सामाजिक अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है, कौन सा? ऑप्शन ए अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन बी निर्देशन का सिद्धांत, ऑप्शन सी अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत या ऑप्शन डी अन्वेषण का सिद्धांत। कौन सा सामाजिक अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? जो नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अनुकरण का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत या अन्वेषण का सिद्धांत, कौन सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अन्वेषण का सिद्धांत। अन्वेषण का सिद्धांत सामाजिक अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है, लेकिन ये तीनों है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम। अनुकरण का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, निर्देशन का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, लेकिन अन्वेषण का जो सिद्धांत है वो नहीं है, वो इसका अन्य नाम नहीं है, ठीक है। अन्वेषण का सिद्धांत दिया है ब्रूनर ने दिया है अन्वेषण का सिद्धांत। ब्रूनर ने दिया है अन्वेषण का सिद्धांत। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, किस सिद्धांत के अनुसार दूसरों के व्यवहार को देखकर सीख जाता है? किस सिद्धांत के अनुसार दूसरों के व्यवहार को देखकर सीख जाता है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत में, मनोसामाजिक का सिद्धांत में, मनोविश्लेषण के सिद्धांत में या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीख जाता है? कौन से सिद्धांत के अनुसार दूसरों के व्यवहार को देखकर सीख जाता है? बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर सीख जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन। बंडूरा के अनुसार बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको डैश भी कहा जाता है। बंडूरा के अनुसार बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको डैश भी कहा जाता है। निरीक्षणात्मक अधिगम, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना या सूझ द्वारा सीखना, कौन सा होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है? बंडूरा के अनुसार बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको डैश भी कहा जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। निरीक्षणीकरण अधिगम भी कहा जाता है, निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। बंडूरा के सिद्धांत को निरीक्षणात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। बंडूरा ने प्रतिमान यानी मॉडलिंग किससे संबंधित है? बंडूरा के साथ संबंध है मॉडलिंग का। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, क्योंकि इस चैनल में हमेशा मॉक टेस्ट होता रहता है। प्रतिदिन 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर होता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा, और 30 में से आप लोग कितना स्कोर किए वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का सेशन यही समाप्त होता है। किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।